अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्रिमिनोलॉजी में इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा पुराना एक लेक्चर था क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। उसके बारे में मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि फिर ये टॉपिक हमें आसानी से समझ आ जाए। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती क्या है? देखिए, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने का, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का एक प्रोसेस है इन ऑर्डर टू रीच सम गोल, किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए। अब वो किस तरह के गोल होते हैं? लेकिन किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में 3-4 मेन गोल्स होते हैं। एक तो ये डिटरमिन करना कि जी क्राइम कमिट हुआ है कि नहीं। अगर कमिट हुआ है तो सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करना, फिर उसे अरेस्ट करना, ठीक है। उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन है उसको इनफ एविडेंस के साथ प्रोवाइड करना ताकि कोर्ट में ट्रायल के दौरान सस्पेक्ट के अगेंस्ट केस को सपोर्ट प्रोवाइड हो सके, ठीक है। ये इन्वेस्टिगेशन का काम होता है कि वो इनफ एविडेंस गैदर करे ताकि वो कोर्ट में प्रोवाइड कर सके, ये प्रूव करने के लिए कि जी वाकई ये जो सस्पेक्ट है ये गिल्टी ऑफ क्राइम है। और उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन का ये भी मकसद होता है कि जी अगर कोई बंदा किडनैप हो गया है या अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वो चोरी हो गई है तो उसे रिकवर कराना। और ज़ाहिर है उसे रिकवर कराने के लिए भी इन्वेस्टिगेशन ही कंडक्ट की जाती है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है, उसे एनालाइज किया जाता है और उसके बाद नतीजे पे पहुंचा जाता है। तो बहुत ही आसान लफ्ज़ों में जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो एक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन है इन ऑर्डर टू रीच सम गोल। अब इसमें सर्चिंग भी आ जाती है, इसमें इंटरव्यूज़ भी आ जाते हैं, इसमें इंटेरोगेशंस भी आ जाते हैं, इसमें एविडेंस कलेक्शन भी आ जाता है, उसकी प्रिजर्वेशन भी आ जाती है, ठीक है। मुख्तलिफ मेथड्स हैं इन्वेस्टिगेशन के, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग स्पेसिफिकली इंटेरोगेशंस पे टारगेट करेंगे, ठीक है। और इंटरव्यूज़ के बारे में भी बात करेंगे कि जी ये क्या होता है, किस तरह से शुरुआती स्टेज पे जो मुख्तलिफ विटनेसेस होते हैं, जो भी क्राइम से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनसे किस तरह से बातचीत की जाती है, उनसे किस तरह से इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का मेन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में जो इन्फॉर्मेशन है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से गैदर की जा सकती है, ठीक है ना। जैसे कि मुख्तलिफ चीज़ों से गैदर की जा सकती है। मिसाल के तौर पे क्राइम साइट पे आपको जो एविडेंस जो आप कलेक्ट करते हो उसके थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हो। मुख्तलिफ प्लेसेस के थ्रू आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो और उसके साथ साथ आप लोगों के थ्रू भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, ठीक है ना। आप लोगों से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। अब देखें, जब लोगों से इंफॉर्मेशन गैदर करने की बात हो रही होती है ना, तो दो मेन मेथड्स हैं, दो मेन प्रोसीजर्स हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के। कौन कौन से? एक तो इंटरव्यू के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर करना, ठीक है, और एक है इंटेरोगेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर करना। ये दोनों अलग अलग चीज़ें, अलग अलग मेथड्स हैं। इनको डिस्कस करने से पहले हम ज़रा ये देख लेते हैं कि ये जो सस्पेक्ट्स के साथ बातचीत होती है, ठीक है ना, ये किस किस नेचर की हो सकती है। ये दो नेचर की हो सकती हैं। एक तो सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करने के मकसद से हो सकती है, ठीक है, और दूसरी एक्यूजेटोरियल भी हो सकती है। एक्यूजेटोरियल में क्या होता है कि जी आपने ये कोशिश करनी होती है कि वो कन्फेशन कर ले, वो अपना जुर्म कबूल कर ले। और ये भी होता है कि ये जो खाली इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वाला मेथड है, इसमें इन्वेस्टिगेटर कोशिश करता है कि सस्पेक्ट के साथ एक रेपो बिल्ड करे, ठीक है, उसके साथ एक ताल्लुक बनाए जिसकी बेसिस पे वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवाए उसे। लेकिन दूसरी तरफ ये जो एक्यूजेटोरियल मेथड है उसमें ये होता है कि जी किसी तरह से सस्पेक्ट को मैनिपुलेट किया जाए, उसे कंट्रोल किया जाए ताकि उससे कन्फेशन निकलवाया जाए, वो कबूल कर ले अपना जुर्म। देखें, एक्यूजेटोरियल जो लफ्ज़ है, इसके लफ्ज़ में इसका मतलब है, ये कहाँ से निकला लफ्ज़? एक्यूज़ से निकला, ठीक है ना। एक्यूज़ का मतलब होता है किसी पे इल्ज़ाम लगाना, किसी को किसी चीज़ का एक्यूज़ करना कि जी तुमने ये जुर्म किया है। तो एक्यूजेटोरियल तरीक़ेकार जो होगा किसी से बातचीत करने का, उसमें यही होगा कि जी जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो सीधा सीधा सस्पेक्ट को ये बोलेगा कि जी हमें पता है तुमने ये जुर्म किया, हमारे पास ये सबूत है, हमारे पास बाकायदा एविडेंस है जो इस बात को सपोर्ट करता है कि तुम ही ने ये जुर्म किया। तो तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि हमारे साथ कोऑपरेट करो, कन्फेशन दो। बाज़ औक़ात ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जो सस्पेक्ट है वो कोऑपरेट करे, ठीक है ना। स्पेशली ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं उसमें बड़ा ज़रूरी होता है कि जी सस्पेक्ट से कोऑपरेट कराया जाए ताकि वो अपनी कन्फेशन के साथ साथ बाकी जो उसके पार्टनर इन क्राइम थे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन रिवील करे ताकि उन्हें भी पकड़ा जाए, उन्हें भी अप्रीहेंड किया जाए, उन्हें अरेस्ट किया जाए। लेकिन जाहिर है अरेस्ट करने से पहले तो उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, तो उनको आइडेंटिफाई कराने में सस्पेक्ट मदद कर सकता है अगर वो कोऑपरेट करे
तो दूसरे लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान लफ्ज़ों में जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वाला मेथड था उसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी होती है, ठीक है, ट्रुथ सीकिंग करनी होती है कि जी सच्चाई क्या है। और जो एक्यूजेटोरियल मेथड है उसमें कन्फेशन ऑब्टेन करना होता है, उसमें सस्पेक्ट से कन्फेशन लेना होता है। तो अब अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वाली अप्रोच और एक्यूजेटोरियल वाली अप्रोच ये दोनों समझ आ गई तो आपके लिए इंटरव्यू वाला मेथड और इंटेरोगेशन वाला मेथड किसी भी इन्वेस्टिगेशन में इनको समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो चलें सबसे पहले इंटरव्यू वाले मेथड को एक्सप्लोर करते हैं कि उसमें क्या होता है। देखिए जो इंटरव्यू वाला मेथड है ये जनरली होता है नॉन एक्यूजेटोरी, ठीक है। इसका मकसद किसी को एक्यूज़ करना नहीं होता, इसका मकसद किसी से कन्फेशन उगलवाना नहीं होता, इसका मकसद होता है प्राइमरीली टू गैदर एज मच एज इन्फॉर्मेशन एज यू कैन, कि जी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर की जाए ताकि केस सॉल्व हो सके। तो इसमें फिर मुख्तलिफ़ किस्म के विटनेसेस आ जाते हैं, पोटेंशियल सस्पेक्ट्स आ जाते हैं जिनके साथ इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। तो इसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस करता है। अब ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? देखें जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है ये वो क्वेश्चन होता है जिसका जवाब येस और नो में नहीं दिया जा सकता। ओपन एंडेड क्वेश्चंस कुछ इस तरह से फ्रेज किए जाते हैं जिसका एक प्रॉपर रिस्पॉन्स चाहिए होता है, उसमें डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, उसमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है। तो आप सामने वाले बंदे को कह सकते हो कि जी मुझे डिस्क्राइब करो, मुझे एक्सप्लेन करो, मुझे इसके बारे में बताओ, मुझे ये बताओ कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ या फिर क्या हुआ, ठीक है। ये सारे जो सवाल होते हैं इसका आप येस नो में जवाब नहीं दे सकते, इसमें आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करनी पड़ती है, इसका आपको थोड़ा तफसीली जवाब देना पड़ता है, आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है इसमें। तो इस तरह के सवालों को कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चंस में एक फुल आंसर रिक्वायर्ड होता है, एक एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है। तो इन्वेस्टिगेशन में ये जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है इसमें ज़्यादातर ओपन एंडेड सवाल पूछे जाते हैं जिसकी मदद से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल होती है। अब देखें इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे से इंफॉर्मेशन निकलवा रहा है, वो विटनेस हो या कोई पोटेंशियल सस्पेक्ट हो, तो उसको प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। उसके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स होनी चाहिए जिसकी मदद से सामने वाला बंदा उसे इन्फॉर्मेशन दे। तो इस चीज़ के लिए एक नेसेसरी नॉलेज होनी चाहिए बंदे के पास, एक प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए, ठीक है ना। सस्पेक्ट का इंटरव्यू लिया जाए या विटनेस का इंटरव्यू लिया जाए या इवन विक्टिम का इंटरव्यू लिया जाए, ये एक प्रोफेशनल मैनर में कंडक्ट होता है। तो देखें किसी भी इंटरव्यू में उसका प्रोसेस बड़ा ज़रूरी होता है कि वो किस तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है, वो किस मैनर में कंडक्ट किया जा रहा है, उसका क्या प्रोसेस है। तो देखें ये बड़ा ज़रूरी होता है कि किसी का भी इंटरव्यू लेने से पहले उसकी तैयारी की जाए, प्रिपरेशन की जाए। अब तैयारी में ये भी चीज़ शामिल होती है कि जी मैंने किस तरह के सवाल करने, और इसमें यह भी शामिल होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस केस के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लूँ ताकि मुझे केस के बारे में समझ आ जाए कि जी केस किस बारे में। तो जो भी किसी इन्वेस्टिगेशन में एक इंटरव्यूअर होता है उसने सबसे पहले तो केस के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है, उसके बाद फिर उसने गोल सेट करने होते हैं कि जी उसके इंटरव्यू का मकसद क्या है। वो एक स्ट्रेटजी बनाता है, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जी क्या सिचुएशन है, क्या इमरजेंसी है, अभी इस वक्त पहले कौन सी इन्फॉर्मेशन को पहले निकलवाना ज़्यादा ज़रूरी है, कितनी इन्फॉर्मेशन इसके साथ शेयर करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं और इन्हीं को कंसीडर करके एक स्ट्रेटजी डेवलप की जाती है, एक गोल सेट किया जाता है इंटरव्यू को। और इसके अलावा जो इंटरव्यूअर होता है उसने एक तो देखें प्रॉपर प्लान के साथ जाना है कि जी मैंने ये इश्यूज़ हैं, ये सवाल हैं, इनके बारे में तो मैंने लाजमी इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। और उसने इसके साथ साथ अपना कंट्रोल भी मेंटेन करके रखना होता है। ऐसा ना हो कि जी वो किसी एक ही सवाल में इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाए, इतना गुम हो जाए कि बाकी जो ज़रूरी सवाल थे वो मिस हो जाएं। ये किसी एक सवाल पे वो उससे इतना भिड़ जाए कि बाकी का जो इंटरव्यू है वो मुतासिर होने लगे। तो प्रॉपर एक सिनेरियो प्लानिंग के साथ जाना चाहिए और एक फोकस्ड वे में इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहिए। ज़ाहिर है जब इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है तो बहुत सारी ऐसी डिटेल्स रिवील होती हैं जिससे इंटरव्यूअर शॉक हो सकता है, ठीक है ना, वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है इजीली। तो उसने उस दौरान एक कंट्रोल मेंटेन करके रखना है, उसने फोकस्ड रहना है और जिस प्लान के साथ वो आया है उसने वो प्लान फॉलो करना है। और देखें इंटरव्यू में इंटरव्यूई के साथ एक रेपो भी बिल्ड करनी होती है, ठीक है, उसके साथ एक ताल्लुक भी बनाना होता है, क्योंकि कभी कभार इसी चीज़ की वजह से बाज़ों का जो इंटरव्यूई होता है वो ज़्यादा कोऑपरेट करता है। जो सस्पेक्ट हो, जो विक्टिम हो, ये ख़ास करके ये जो विटनेसेस होते हैं इनके साथ रेपो बिल्ड करना बड़ा ज़रूरी होता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करें।
और इसमें फिर ये चीज़ भी आ जाती है कि जी किस तरह के बंदे से किस तरह का बंदा इंटरव्यू लेगा। ठीक है, उसमें डेमोग्राफिक फैक्टर्स आ जाते हैं, उसमें एज और सेक्स, ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। देखा जाए कि जी इस तरह के बंदे से किसके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा कि वो उसका इंटरव्यू ले, वो किसके साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से कोऑपरेट करेगा, वो किसके साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से रिलेट कर सकेगा। तो देखा जाता है कि जी कोई पोटेंशियल सिमिलैरिटीज़ मिल जाएं, ठीक है, बैकग्राउंड में कोई सिमिलैरिटीज़ मिल जाए, कोई दोनों लोगों का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो मिलता जुलता हो। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो बाज़ औक़ात आसानी पैदा कर देती हैं किसी बंदे से बातचीत करने में, किसी बंदे से इन्फॉर्मेशन निकलवाने में। अच्छा, दूसरा ये कि सेटिंग भी बड़ी मैटर करती है कि आप किस जगह पे इंटरव्यू ले रहे हो। क्या आपके जो विटनेसेस हैं वहाँ पे वो सेफ़ महसूस कर रहे हैं? क्या वो आपसे वहाँ पे ओपनली बात कर रहे हैं, या वो किसी चीज़ से घबराए में? अगर आप उन्हें सेफ़ इन्वायरमेंट, सेफ़ सेटिंग में आप उनसे इंटरव्यू लोगे तो वो आपसे ज़्यादा ओपनली बात करेंगे, आपसे ज़्यादा डिटेल्स शेयर करेंगे, बजाय इसके कि उनका एक ऐसी जगह पे इंटरव्यू लिया जाए जहाँ पे वो खतरा महसूस करें। तो ये चंद चीज़ें हैं जिनको अगर एक बंदा अपने माइंड में रखेगा, एक इंटरव्यूअर अपने इंटरव्यू से पहले कंसीडर करेगा, तो वो एक बेहतर तरीके से अपने केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है। तो देखें, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में इन्वेस्टिगेशन में इंटरव्यू का मेन मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा केस से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है, जो डाटा जो है, वो गैदर की जा सके। ठीक है ना, जितनी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, जितने ज़्यादा आप रेलेवेंट फैक्ट्स इकट्ठे करेंगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं केस के सॉल्व होने के। चलें अब आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इंटेरोगेशन का कॉन्सेप्ट। देखें, इंटेरोगेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें सस्पेक्ट्स को क्वेश्चन किया जाता है। किस हवाले से? इस हवाले से कि उनकी उस क्रिमिनल एक्टिविटी में क्या इन्वॉल्वमेंट थी, और उनसे डायरेक्ट क्राइम के हवाले से सवाल किए जाते हैं। और ज़्यादातर जो इंटेरोगेशन का प्रोसेस होता है ये एक्यूजेटोरी होता है। ठीक है ना, उसमें सस्पेक्ट को एक तरह से एक्यूज़ किया जाता है, उससे कन्फेशन उगलवाने के लिए। इंटेरोगेशन का मेन मकसद ये होता है कि जो सस्पेक्ट हो वो एक कन्फेशन प्रोवाइड करे, या अपने उसके साथ जो दूसरे पार्टनर इन क्राइम थे उनके बारे में डिटेल्स ज़्यादा से ज़्यादा दे, ताकि उनको भी पकड़ा जाए, उन्हें भी आइडेंटिफाई किया जाए, या अगर आगे कोई क्राइम होने वाला है, आगे उनका कोई प्लान है, तो उसको सक्सेसफुल होने से रोका जाए। ठीक है ना। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सस्पेक्ट से इंटरव्यू की सेटिंग में बातचीत हो रही होती है, उससे इंटेरोगेशन नहीं हो रही होती, लेकिन क्योंकि उसका बिहेवियर ऐसा होता है, वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा होता, तो इस तरह की सिचुएशन में इंटरव्यू को ख़त्म करके इंटेरोगेशन का फेज स्टार्ट कर दिया जाता है। और देखें, जो रूल्स इंटरव्यू में अप्लाई हो रहे थे, प्रिपरेशन के हवाले से, स्ट्रेटेजी के हवाले से, एक सिनेरियो को प्लान करने के हवाले से, वो सारी चीज़ें इधर भी अप्लाई होती हैं कि जी ज़्यादा से ज़्यादा केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल की जाए, केस को बेहतर तरीके से पहले समझा जाए कि वो किस बारे में, उसके बाद प्लान बनाया जाए, एक स्ट्रेटजी डेवलप की जाए, उसके बाद ही विटनेसेस से, सस्पेक्ट से, विक्टिम्स से बातचीत की जाए, फिर उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाई जाए, विटनेसेस के बारे में अच्छे से एक जानकारी हासिल की जाए कि जी वो किस तरह के लोग हैं, उनका इस केस से क्या ताल्लुक़ है, विक्टिम से उनका क्या ताल्लुक़ है, सस्पेक्ट से उनका क्या ताल्लुक़ है। और उसके अलावा इन्वेस्टिगेटर को ऑफेंस के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए कि जी किस तरह का क्राइम कमिट हुआ है, उस पर किस तरह के चार्जेस लगते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा विक्टिम के बारे में पता होना चाहिए कि जी विक्टिम कौन है, उसका क्या नुकसान हुआ है, उसको जो नुकसान हुआ है या कोई इंजरी हुई है वो कितनी इंटेंसिटी की हुई है, उसकी क्या नेचर है, और उसको जिस किसी ने भी नुकसान पहुँचाया है उसको क्या फ़ायदा हो सकता था। ठीक है, उसने इस चीज़ से क्या हासिल किया होगा। तो इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के सिनेरियोज़ को भी माइंड में पहले से बनाना चाहिए, ताकि बंदा बेहतर सवाल बना सके। और देखिए, जो सस्पेक्ट है उसके बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन, वो कहाँ से आया है, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता होगी किसी के बारे में, उससे कम्युनिकेट करना उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है। और देखिए, आपको जब किसी के बारे में पहले से पता होता है तो आप उससे बेहतर सवाल करते हो, आप उससे टू द पॉइंट रेलेवेंट सवाल करते हो, बजाय इसके कि आप ऐसे सवाल करो कि आपका भी वक्त ज़ाया हो और सामने वाला सस्पेक्ट भी इस बात का फ़ायदा उठा ले। इसके अलावा इंटेरोगेशन की सेटिंग भी बड़ी मैटर करती है कि जी किस सेटिंग में इंटेरोगेशन हो रही है। क्या सस्पेक्ट को प्राइवेसी हासिल है वहाँ पे, क्या वो वहाँ पे सेफ़ महसूस कर रहे हैं, या कहीं उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि उसे दूसरे लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे कोई दूसरा बंदा भी इंटेरोगेटर के अलावा ऑब्जर्व कर रहा है, सुन रहा है। अब देखें, अमूमन ये होता है कि जो सस्पेक्ट होता है
अगर उसने वाकई क्राइम कमिट किया होता है तो उसके लिए एक ही बंदे के सामने अपने गिल्ट को कबूल करने में आसानी होती है, बजाय इसके कि वो ज़्यादा लोगों के सामने कन्फेशन दे। तो देखें, आसान लफ्ज़ों में ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है। एक सस्पेक्ट के लिए एक अकेले बंदे के सामने गिल्टी प्लीड करना, एक अकेले बंदे के सामने कन्फेशन दे देना ज़्यादा आसान होता है, बजाय इसके कि वो एक से ज़्यादा लोगों के सामने अपना क्राइम कबूल करे। तो इसीलिए इंटेरोगेशन की सेटिंग भी बहुत मैटर करती है कि जी किस माहौल में इंटेरोगेट किया जा रहा है, सस्पेक्ट वहाँ पे कैसा फील कर रहा है। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और इसके अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है कि इंटेरोगेशन के दौरान या इवन इंटरव्यू के दौरान नोट्स भी लिए जाएं, उस पूरे प्रोसेस को डॉक्यूमेंट किया जाए, ठीक है ना। इंटेरोगेशन में तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जी अगर बंदा कोई कन्फेशन दे रहा है या कोई बहुत ही ज़रूरी बात बता रहा है तो उसे पे रिकॉर्ड भी किया जाए, उसको फ़ौरन नोट कर लिया जाए, एक रिटन स्टेटमेंट ले ली जाए। यानी कि अगर वो सस्पेक्ट कन्फेस करने को राज़ी हो जाता है तो उससे रिटन कन्फेशन ले लिया जाए, एक रिटन स्टेटमेंट ले ली जाए, ताकि उसको बाद में कोर्ट में एज एन एविडेंस इस्तेमाल किया जा सके। और उसके अलावा 1990s के बाद से इंटेरोगेशंस में ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। पूरे इंटेरोगेशन के प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करने के लिए कैमरास का, अच्छे रिकॉर्डर्स का, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंटेरोगेशन की टेक्निक के बारे में। इस पोर्शन में हम लोग स्पेसिफिकली जो रेड टेक्निक है, ये काफ़ी एक पॉपुलर मेथड ऑफ इंटेरोगेशन है, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। इसके 9 अलग अलग स्टेप्स हैं जिनको हम बारी बारी करके एक्सप्लोर करेंगे और इससे हमें इंटेरोगेशन के प्रोसेस के बारे में भी थोड़ा बेहतर आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये जो रेड टेक्निक है, ये टेक्निक यूएस की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है, ठीक है। वहाँ पे ये वाइडली यूज टेक्निक है। इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनका एक मकसद तो ये होता है कि जी कन्फेशन ऑब्टेन किया जाए और इसके साथ साथ ये भी पता लगाया जाए कि अगर सामने वाला बंदा आपको धोखा दे रहा है, तो अगर सामने वाला बंदा आपसे झूठ बोल रहा है तो ठीक है। तो इसमें मुख्तलिफ साइंस को नोट किया जाता है, सस्पेक्ट की बॉडी लैंग्वेज को देखा जाता है। हम ज़रा बारी बारी करके इसके स्टेप्स देखते हैं, इससे हमें बेहतर आइडिया हो जाएगा कि इस टेक्निक में बेसिकली होता क्या है। तो चलें पहले स्टेप के बारे में बात करते हैं। पहला स्टेप कहलाता है पॉजिटिव कन्फ्रंटेशन। अब देखें, इसमें यह होता है कि इंटेरोगेशन के दौरान अगर इन्वेस्टिगेटर रूम से थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाए, ठीक है, और वो जैसे ही वापस आए तो उसके हाथ में फोल्डर हों, फाइल्स हों, जिसको वो ऐसे जाहिर करे कि ये केस से रिलेटेड, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड बहुत ही कोई ज़रूरी चीज़ें, रिजल्ट्स हैं किसी किस्म के, ठीक है ना। उसके बाद वो सस्पेक्ट को डायरेक्ट कन्फ्रंट करे, एक कॉन्फिडेंट मैनर में, एक कॉन्फिडेंट टोन ऑफ वॉइस में, जैसे कि उसे कोई बात पता लग गई हो। और फिर उसके बाद वो उसे इन्फॉर्म करे कि मेरे पास ये जो फाइल है ये क्लियरली इंडिकेट करती है कि तुम ही ने ये क्राइम किया है या तुम इस केस में किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हो। अब देखें, इस तरह की जो एक्यूजेशन है, क्योंकि ये काफ़ी डायरेक्ट एक्यूजेशन होती है, ये सिर्फ तब लगाई जाती है जब इन्वेस्टिगेटर को क्लियर हो, उसे यकीन हो कि जी यही बंदा है जो कि वाकई गिल्टी है। तो अब उससे सिर्फ कन्फेशन लेना रह गया। अच्छा, कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो इतनी ज़्यादा डायरेक्ट एक्यूजेशन ना लगाए, ठीक है। वो ये भी बोल सकता है कि जी हमारी इन्वेस्टिगेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि तुमने हमें इस क्राइम के बारे में कंप्लीट डिटेल्स नहीं बताई हैं, कोई चीज़ है जो तुम हमसे छुपा रहे हो, तो बेहतर है कि तुम खुद ही बता दो हमें, ठीक है। इस तरह से इनडायरेक्टली भी वो अप्रोच कर सकता है, पर एक तरह से वो कन्फ्रंट ही कर रहा है, ठीक है ना। एक तरह से वो कन्फ्रंट कर रहा है सस्पेक्ट को, उसे ये यकीन दिला रहा है कि इन्वेस्टिगेटर को कुछ ना कुछ पता है, कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ उसको पता लग गई है जो कि बेहतर है कि सस्पेक्ट खुद ही बता दे ताकि चीज़ें मज़ीद ख़राब ना हो। और देखें, इवन इस कन्फ्रंटेशन के दौरान जो इन्वेस्टिगेटर हो वो साथ साथ सस्पेक्ट के बिहेवियर को भी नोटिस करता रहे, उसके रिएक्शन को भी नोटिस करता रहे, ठीक है, कि वो किस तरह से इस दौरान बिहेव कर रहा था, क्या वो घबराया हुआ लग रहा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। अमूमन इसमें यह होता है कि जो डिसेप्टिव सस्पेक्ट होता है, ठीक है, जो सस्पेक्ट धोखा दे रहा होता है, वो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है या अपनी चेयर पे अपने पोस्चर को चेंज कर लेता है और एक अजीब वेगली डिनायल ऑफर करता है, वेग तरीके से डिनाई करता है कि जी मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मैं नहीं जानता। और जो ट्रुथफुल सस्पेक्ट होता है, जिसको रॉन्गली अक्यूज़ किया गया होता है, जिस पर गलत इल्ज़ाम लगा होता है, वो थोड़ा सा काम रहता है, वो घबराता नहीं है और चांसेस हैं कि वो अपने आई कांटेक्ट को भी मेंटेन करके रखता है। और ये भी हो सकता है कि जी वो शॉक्ड हो, उससे गुस्सा आ जाए कि जी किस तरह का इल्ज़ाम मुझ पे लगाया जा रहा है, और बहुत ही डायरेक्ट वे में, स्पॉन्टेनियस वे में फ़ौरन से जवाब दे कि जी मुझे नहीं पता इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, मुझे कोई परवाह नहीं, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं, मैंने कत्ल नहीं किया है, ठीक है ना।
तो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी बहुत कुछ पता लग जाता है। एटलीस्ट इतना अंदाज़ा तो हो ही जाता है कि ये सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। अब अगला हमारा स्टेप है थीम डेवलपमेंट। थीम डेवलपमेंट में क्या होता है? देखिए, हमने पहले स्टेप में सस्पेक्ट को ये तो क्लियर कर दिया कि इन्वेस्टिगेटर को कोई बात पता लग गई है, उसे ये पता लग गया है कि जी इसी ने क्राइम किया, या उसे ये पता लग गया है कि ये कोई ना कोई बात छुपा रहा है, ठीक है ना। तो अब इस दूसरे स्टेप में, थीम डेवलपमेंट के स्टेप में, इन्वेस्टिगेटर जो है वो उल्टा सस्पेक्ट को जस्टिफिकेशंस देता है कि जी तुमने इसीलिए ये क्राइम किया है क्योंकि तुम इस तरह के हालात से गुजर रहे थे, तुम इस तरह के मसले फेस कर रहे थे और इन मसलों में तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो उल्टा इन्वेस्टिगेटर सस्पेक्ट्स को मोरल जस्टिफिकेशन दे रहा होता है कि जी आजकल देखो कितनी महंगाई हो गई है, आजकल का दौर कैसा हो गया है, हर बंदा ही करप्शन कर रहा है, हर तरफ ही लूट मार चल रही है। तो जहाँ इस तरह का माहौल हो, जहाँ इस तरह की सोसाइटी हो, जहाँ सियासतदान इस तरह के हों, तो वहाँ कौन सी बड़ी बात है अगर तुम जैसा बंदा थोड़ी सी करप्शन कर लेता है, तो चोरी करता है। तो एक तरह से इन्वेस्टिगेटर सस्पेक्ट को मोरल जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है एक सिंपैथेटिक वे में, एक अंडरस्टैंडिंग वे में, जिसमें सस्पेक्ट को लगे कि यार ये तो मेरे सारे दुख दर्द समझता है। तो इस तरह से एक थीम डेवलप होती है, इस तरह से इंटेरोगेटर और सस्पेक्ट के बीच में एक रेपो भी बिल्ड होती है, एक ताल्लुक भी बनता है, जिसके नतीजे में हो सकता है कि जी सस्पेक्ट बड़ी जल्दी कोऑपरेट करे। अब तो इस तरह की सिचुएशन में फिर सस्पेक्ट के लिए थोड़ा आसान हो जाता है कि वो अब कन्फेशन कर लेगा। चलें आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टेप 3 के बारे में, जो कहलाता है हैंडलिंग डिनायल्स। देखें, जब इंटेरोगेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसके बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे जो सस्पेक्ट होगा, बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिसमें वो चुपचाप खामोशी से सारी बातें सुन रहे होते हैं, ठीक है ना। शुरू में सस्पेक्ट पूरी कोशिश करता है कि जी वो हर किस्म के इल्ज़ाम को झुटलाए, भले बंदा इनोसेंट हो या गिल्टी हो। शुरू में हर सस्पेक्ट ही जो है वो डिनाई करता है कि जी हमारी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, हमारा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। और देखिए, जितना ज़्यादा वो सस्पेक्ट अब डिनाई करता है अपनी इन्वॉल्वमेंट के लिए, उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है उससे सच उगलवाना, ठीक है ना। जितना ज़्यादा वो डिनाई करता जाएगा उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो इवेंचुअली सच बोलेगा, वो इवेंचुअली कबूल करेगा कि उसी ने क्राइम किया है। तो फिर इस फेज़ में क्या किया जाता है? देखिए, इस फेज़ में फिर ये किया जाता है कि जब इंटेरोगेटर को ये लगे कि अब ये सस्पेक्ट डिनाई करने जा रहा है, ये सस्पेक्ट ये बोलने जा रहा है कि मेरी इस क्राइम में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो उस दौरान इंटेरोगेटर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उसको अपनी स्टेटमेंट पूरी ना करने दे, क्योंकि अगर वो डिनाई करता चला जाएगा, ठीक है ना, तो बाद में इवेंचुअली वो फिर सच बोलते हुए ज़्यादा गिल्टी फील करेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि मैं इतनी देर से इतना कॉन्फिडेंटली डिनाई किए जा रहा हूँ, तो अब मैं किस तरह से सच बोलूँ। तो जब इंटेरोगेटर को ये फील हो कि ये डिनाई करने जा रहा है, तो उस दौरान इंटेरोगेटर कंटिन्यू करे कौन से फेज़ से? थीम डेवलपमेंट वाले फेज़ से, ठीक है। उसको रीजंस देता रहे, उसको उसी के एक्शन के लिए जस्टिफिकेशंस देता रहे कि जी मुझे पता है तुम खुद इतने बुरे आदमी नहीं हो सकते, ये तो हालात की वजह से, ये तो हमारी इकोनॉमी डाउनफॉल में चल रही है, ये तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, ये तो तुम जैसे ज़हीन लोगों को हमारी जो गवर्नमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाती, तो एक तरह से गवर्नमेंट फॉल्ट पे आप लोग थोड़ी। जाहिर है इस तरह के हालात में तो कोई भी बंदा बंदूक लेके मोबाइल छीनने निकल पड़ेगा, ठीक है ना। तो जहाँ इंटेरोगेटर को ये लगे कि वो डिनाई करने जा रहा है, इंटेरोगेटर उसको इंटरप्ट करे और थीम डेवलपमेंट वाले फेज़ को कंटिन्यू करे, और जब उससे श्योर हो जाए कि जी हाँ अब ये डिनाई नहीं करेगा, तब उसे बोलने दे। और इस दौरान जो इनोसेंट सस्पेक्ट होगा, जो ऐसा शख्स होगा जो कि गिल्टी ऑफ क्राइम नहीं है, वो नेचुरली ज़्यादातर केसेस में इंटेरोगेटर को बार बार इंटरप्ट नहीं करने देगा। यानी कि इंटेरोगेटर जब उसे मोरल जस्टिफिकेशंस देने की कोशिश करेगा, तो वो जो इनोसेंट बंदा होगा वो ये तमाम बातें नहीं सुनेगा, ठीक है ना। वो ये तमाम जस्टिफिकेशंस को सुनने की ज़हमत नहीं करेगा, वो इंटरप्ट करेगा, ठीक है ना। वो बेझिझक होकर डिनाई करेगा कि जी नो मैटर व्हाट, भले आपके फाइल में जितने भी सबूत हैं वो मेरे ख़िलाफ़ जा रहे हों, आप जो भी सिनेरियो क्रिएट करो, आप जो भी जस्टिफिकेशंस दो, मैंने ये क्राइम नहीं किया तो नहीं किया, भले मेरे हालात बुरे हों, भले मैं गुर्बत से गुजर रहा हूँ, तो वो अपने डिनाइल पे अड़ा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टेप 4 के बारे में। स्टेप 4 कहलाता है ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस। अच्छा, अब इस फेज़ में ये होता है कि जब सस्पेक्ट को रियलाइज़ हो जाता है
कि मैं बार बार डिनाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस पर तो ये इंटेरोगेटर गौर ही नहीं कर रहा, इसको तो ये सुनने को ही राज़ी नहीं। तो इसका मतलब यह है कि अब सिंपल डिनायल्स तो काम ही नहीं करेंगे। अब मुझे कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट पेश करना पड़ेगा, कोई लॉजिकल रीजनिंग देनी पड़ेगी। तो इस दौरान वो सस्पेक्ट लॉजिक बेस्ड ऑब्जेक्शन देता है कि जी मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, मैं तो रॉबरी कर ही नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास गन नहीं है, या मुझे चोरी करने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास तो अपने इतने पैसे पड़े हुए। तो वो सस्पेक्ट इस तरह के ऑब्जेक्शंस देगा। तो इस दौरान वो जो इंटेरोगेटर हो उसे ये चाहिए कि वो इसको डिनाइल्स की तरह हैंडल ना करे, ठीक है ना। वो उसकी ये वाली इन्फॉर्मेशन सुने, क्योंकि अब वो इसी इन्फॉर्मेशन को अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करेगा, ठीक है। इसी इन्फॉर्मेशन को वो टर्न अराउंड करेगा सस्पेक्ट के अगेंस्ट इस्तेमाल करने में, ठीक है ना। इस दौरान इन्वेस्टिगेटर को सस्पेक्ट के साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, और ना ही इस दौरान कोई उसके चेहरे पे सरप्राइज़ की इंडिकेशन हो या किसी किस्म की इरिटेशन हो। वो बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ उसकी बात सुने, और इस दौरान इंटेरोगेटर जितना रिलैक्स नज़र आएगा उतना ही ज़्यादा जो सस्पेक्ट होगा वो डिस्करेज होता चला जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि उसे बार बार यही लगता जाएगा कि वो जो भी स्टेटमेंट दे रहा है उसका इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा, वो एक इनफेक्टिव स्टेटमेंट दिए जा रहा है। यानी कि जब सस्पेक्ट उसे रीज़न दे कि भाई मैं इसलिए रॉबरी नहीं कर सकता, मेरे पास गन नहीं है, तो यहाँ पे इंटेरोगेटर को चाहिए कि वो उसकी बात से अग्री करे और उल्टा उससे ये कहे कि मुझे भी यही लगता था कि तुमने अपनी कोई गन नहीं रखी हुई होगी, यकीनन तुम्हें दूसरों ने बहकाया होगा, तुम खुद क्रिमिनल हो ही नहीं सकते, यकीनन तुमसे ये एज अ मिस्टेक हो गई होगी, यकीनन हालात की वजह से तुमसे ये चीज़ हो गई होगी, तुम्हारे साथ दूसरे कोई ऐसे लोग इन्वॉल्व होंगे जिन्होंने तुम्हें बहका दिया होगा, तुम्हें अपनी गन पकड़ा दी होगी। तो एक तरह से यहाँ पे भी जो इन्वेस्टिगेटर है या जो इंटेरोगेटर है वो थीम डेवलपमेंट से ही काम चला रहा है उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए, ठीक है ना। और इस मोमेंट पे जो सस्पेक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो जाएगा, वो सोचेगा कि ये इतना श्योर है कि ये क्राइम मैंने ही कमिट किया है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये तमाम जितने भी स्टेप्स हैं इनमें इंटेरोगेटर जो है वो साइकोलॉजिकली चैलेंज कर रहा है सस्पेक्ट को। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टेप 5 के बारे में। स्टेप 5 कहलाता है प्रोक्योरमेंट एंड रिटेंशन ऑफ सस्पेक्ट्स अटेंशन। अच्छा, अब इस फेज़ में ये होता है कि जो सस्पेक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा इस मोमेंट पे फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, अपने बारे में ही काफ़ी अनश्योर हो जाएगा, वो काफ़ी मायूस हो जाएगा, उसे समझ नहीं आ रहा होगा कि वो क्या करे, वो ऐसी क्या बात बोले जिससे इंटेरोगेटर कन्विंस हो सके। तो अमूमन इस स्टेज पे ये होता है कि जो सस्पेक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा क्वाइट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खामोश हो जाएगा, थोड़ा सा परेशान भी नज़र आएगा, और वो सोच रहा होगा कि जी मुझे कोई इस सिचुएशन से निकाले। तो ये वो मोमेंट होता है जिसका इंटेरोगेटर ने फ़ायदा उठाना है। इस जगह पे इंटेरोगेटर ने प्रिटेंड करना है जैसे वो सस्पेक्ट का दोस्त है, सस्पेक्ट का साथी है, या सस्पेक्ट का वेल विशर है, ठीक है ना। वो नहीं चाहता कि सस्पेक्ट को कोई नुकसान हो, वो नहीं चाहता कि सस्पेक्ट हर्ट हो। तो इस तरह से उसकी जो थीम डेवलपमेंट की कोशिश थी उसमें ये और ज़्यादा सिंसियर नज़र आएगा। वो चाहे तो थोड़ा सा फिजिकली भी क्लोज हो सकता है सस्पेक्ट के, अपनी कुर्सी थोड़ा उसके करीब कर दे, इससे ये होगा कि वो सस्पेक्ट की ज़्यादा अटेंशन गेन कर सकेगा। जो इंटेरोगेटर है वो सस्पेक्ट की तरफ अपना कंसर्न शो कर सकता है, उसके साथ काइंड जेस्चर्स कर सकता है कि जी उसे कंधे पे हाथ रख दिया, और इसी दौरान वो थीम डेवलपमेंट वाली फेज़ को भी साथ साथ कंटिन्यू करेगा। बस इस स्टेप का मेन मकसद ये होता है कि जब वो सस्पेक्ट खामोश हो जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने उन ख्यालात में चला जाए कि जी अब तो मैं पकड़ा गया, अब मुझे इस तरह की सज़ा हो जाएगी, अब मुझे प्रिजन हो जाएगा, मुझे जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देगा उस खामोशी के दौरान, तो इसकी वजह से भी वो जुर्म को कबूल नहीं करेगा। तो इंटेरोगेटर ने उसे टाइम ही नहीं देना ये सारी चीज़ें सोचने का, उसने उसके थोड़ा सा करीब हो जाना है, उसको एक तरह से इमोशनली ज्वाइन करना है, ताकि सस्पेक्ट को कोई ऐसी चीज़ सोचने का मौका ही ना मिले जिससे वो कन्फेशन से दूर हो जाए, जिसकी वजह से वो कन्फेस ना करे, उल्टा वो साथ साथ उसे सपोर्ट करे। अब बात करते हैं अगले स्टेप के बारे में। देखिए, ये स्टेप कहलाता है हैंडलिंग द सस्पेक्ट्स पैसिव मूड। उसमें क्या हो रहा है? देखें, इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि जो इंटेरोगेटर होगा वो सस्पेक्ट की अटेंशन गेन करता है, और इस दौरान सस्पेक्ट ये भी रियलाइज़ कर लेता है कि उसने जितने भी पहले एफर्ट्स किए हैं अपनी बात मनवाने की वो सारी इनफेक्टिव थी,
वो डिनाइल्स के एफर्ट्स हों, वो ऑब्जेक्शंस के एफर्ट्स हों, तो एक तरह से वो अब हार मान चुका है, ठीक है ना। अब उसके पास और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा बजाय इसके कि वो सच बताए, वो तस्लीम कर ले अपनी गलती। तो देखें, जब वो सस्पेक्ट अपनी हार को तस्लीम कर लेगा, वो अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लेगा, तो उस दौरान वो आपकी थीम को एक्टिवली सुनेगा। हो सकता है कि वो उस दौरान रोना भी शुरू कर दे या उसकी आंखों में आंसू आ जाए, उसके चेहरे पे गिल्ट बहुत वाज़े तौर पे ज़ाहिर होना शुरू हो जाए। तो देखें, जब कभी भी सस्पेक्ट इस वाले फेज़ में रोना शुरू कर दे तो ज़्यादातर सिचुएशंस में इस बात से ये साबित हो जाती है कि वो अपने गिल्ट पे रो रहा है। जो रोने का एक्ट है वो इस बात की इंडिकेशन होती है कि सस्पेक्ट जो है वो गिल्टी फील कर रहा है, उसे पछतावा हो रहा है। और इवन इफ अगर वो सस्पेक्ट नहीं रोता तो वो अपनी इमोशनल स्टेट को जाहिर ज़रूर करेगा, उसे एक्सप्रेस ज़रूर करेगा। उसका पोस्चर आपको बता रहा होगा कि उसने डिफीट तस्लीम कर ली है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड नज़र आ रहा होगा। तो इस दौरान इंटेरोगेटर ने थीम डेवलपमेंट वाले फेज़ को और ज़्यादा इंटेंसिफाई करना होगा, और ये वो मोमेंट होगा जहां वो सस्पेक्ट आपकी बात को एक्टिवली सुन भी रहा होगा। क्योंकि पहले चांसेस थे कि वो साथ साथ ये सोच रहा हो कि मैं किस तरह से काउंटर आर्ग्यूमेंट दूं, किस तरह से डिनाई करूं, किस तरह से ऑब्जेक्शंस दूं, लेकिन अब क्योंकि इसने हार तस्लीम कर ली है, इसको और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो अब ये आपकी बात को एक्टिवली सुनेगा, अटेंशन के साथ सुनेगा। तो इस मोमेंट पे अगर इंटेरोगेटर इंटेंसिफाई कर देगा थीम डेवलपमेंट वाले फेज़ को, तो इसके ज़्यादा चांसेस होंगे आप कोऑपरेट करने के, क्योंकि इसके ऑप्शंस कम हो गए हैं। अब इसके पास और कोई ऑप्शंस नहीं बचे जिसे वो यूटिलाइज़ करे, ठीक है ना। तो इस फेज़ में बेसिकली यही होता है कि जब सस्पेक्ट रोना शुरू कर दे या बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लग जाए, उसके चेहरे पे मायूसी आ जाए, वो डिप्रेस्ड हो जाए, तो इस मोमेंट को इस्तेमाल किया जाए इस तरह से ताकि वो सस्पेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप कोऑपरेट करें। और वो किस तरह से किया जाए? थीम डेवलपमेंट को इंटेंसिफाई करके, उसी के एक्शंस को जस्टिफाई करके। और क्योंकि इस वक्त सस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, वो अपनी हार तस्लीम कर चुका होगा, तो उसके ज़्यादा चांसेस होंगे अब कोऑपरेट करने के। अब इसके बाद अगला हमारा स्टेप है प्रेजेंटिंग एन अल्टरनेटिव क्वेश्चन। अब इस फेज़ में क्या होता है? देखिए, इस फेज़ में ये होता है कि सस्पेक्ट को दो चॉइसेस दी जाती हैं, उसके सामने दो सिनेरियोज रखे जाते हैं कि जी क्या हुआ होगा उस दौरान, किस तरह से क्राइम हुआ होगा, ठीक है ना। अब उनमें से एक जो चॉइस होगी वो थोड़ी सोशली एक्सेप्टेबल होती है और दूसरी जो होगी वो उससे बदतर होती है। अब सस्पेक्ट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ईजियर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेगा, उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेगा जो कि थोड़ा सोशली एक्सेप्टेबल होगी। मिसाल के तौर पे इंटेरोगेटर ने उसके सामने ये सिनेरियो रखा कि तुमने इसलिए उसके पैसे चुराए क्योंकि तुम उससे जलते थे, तुमसे उसकी तरक्की बर्दाश्त नहीं होती थी, तुम उससे जेलस थे, ठीक है ना। और दूसरा ऑप्शन ये रखा कि तुमने इसलिए उसके पैसे चुराए क्योंकि वो खुद एक करप्ट आदमी था, वो खुद दूसरों के हक मारता था। तो देखें, सस्पेक्ट के लिए जो दूसरा ऑप्शन है ना, वो ज़्यादा सोशली एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में ये लग रहा है कि उसका जो एक्शन है वो किसी ना किसी तरह से इतना बुरा भी नहीं था और काफ़ी हद तक वो उसको अपने लिए जस्टिफाई भी करेगा, ठीक है ना। लेकिन देखें, वो दोनों में से जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करे, दोनों में से वो जिस भी सिनेरियो को चूज़ करे कि ये हुआ था, एक तरह से वो अपना गिल्ट ही एडमिट कर रहा है, एक तरह से वो तस्लीम कर रहा है कि वो गिल्टी है, एक तरह से वो ये एडमिट कर रहा है कि वो इस क्राइम में इन्वॉल्व था। क्योंकि देखें, हमेशा एक तीसरा ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। उस वक्त उसको वो बताया नहीं गया, लेकिन उसके पास ये ऑप्शन भी था कि वो नॉट गिल्टी प्लीड करें, वो ये बोले कि जी मैंने ये क्राइम कमिट ही नहीं किया। और देखें, मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करता चलूँ, जो इनोसेंट बंदा होता है ना, जिसने क्राइम कमिट ही नहीं किया होता, वो आम तौर पे तीसरे फेज़ में ही आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो थीम डेवलपमेंट वाला फेज़ है, वो इंटेरोगेटर को वो फेज़ कंटिन्यू ही नहीं करने देता। थीम डेवलपमेंट वाले फेज़ का एक इनोसेंट सस्पेक्ट पे कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट ही नहीं होगा और वो चीज़ उस दौरान जाहिर भी हो रही होगी। इंटेरोगेटर वो चीज़ें नोटिस भी कर रहा होगा, उससे पता चल जाएगा कि शायद ये सस्पेक्ट वाकई इनोसेंट है। लेकिन इस स्टेज पे क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो सस्पेक्ट है वो गिल्टी है, तो ज़रा अगला स्टेप देखते हैं। देखिए, अगला स्टेप कहलाता है हैविंग द सस्पेक्ट ओरली रिलेट वेरियस डिटेल्स ऑफ द ऑफेंस। देखें, इस स्टेज पे ये होता है कि जैसे ही सस्पेक्ट एक अल्टरनेटिव ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, तो उसके बाद फ़ौरन वक्त ज़ाया किए बगैर उससे एक ओरल स्टेटमेंट ले लिया जाए, उससे उसकी जो क्रिमिनल एक्टिविटी थी उसके हवाले से सारी डिटेल्स ले ली जाएं। तो इंटेरोगेटर अब उसको इनकरेज करे सस्पेक्ट को
कि वो डिटेल्स शेयर करे, वो प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब करे कि क्या हुआ था। यानी कि एक तरह से अब वो कन्फेस कर रहे हैं, ठीक है ना, कन्फेशन यहाँ पे शुरू हो गया। लेकिन सस्पेक्ट के सामने इस वक्त किसी किस्म के नोट्स ना लिए जाएं, ठीक है ना, उसे एक नेचुरल वे में डिटेल्स शेयर करने दें, क्योंकि हो सकता है कि अगर वो नोट्स लेते हुए दिख ले तो वो थोड़ा सा घबरा जाए, थोड़ा सा नर्वस हो जाए और कुछ डिटेल्स वो ना शेयर करे, ठीक है ना। और जैसे ही वो ओरली अपने क्राइम्स की डिटेल्स देते तो उसके बाद फ़ौरन बगैर कोई वक्त ज़ाया किए रिटन स्टेटमेंट ले लिया जाए, उन सारी डिटेल्स को एक रिटन स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लिया जाए, ठीक है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो ओरल कन्फेशन है उसको वीडियो टेप कर लिया जाता है, वीडियो टेप या ऑडियो टेप कर लिया जाता है और उसको भी फिर इस्तेमाल किया जाता है एज एन एविडेंस, ठीक है ना। आसान लफ्ज़ों में बस डॉक्यूमेंट करना है, आपने उसकी स्टेटमेंट को किसी न किसी तरह से डॉक्यूमेंट करना है। अब आप उसको रिटन फॉर्म में करो, उसको ऑडियो फॉर्म में करो, वीडियो फॉर्म में करो, ये सारे मेथड्स एक्सेप्टेबल हैं। तो ये 9 स्टेप्स थे इंटेरोगेशन के रेड टेक्निक के। अच्छा, अब इस टेक्निक के ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया। उनका ये कहना है कि ये टेक्निक कुछ इस तरह की है कि इवन जो इनोसेंट लोग होते हैं, जो मासूम लोग होते हैं, जिन्होंने क्राइम कमिट नहीं किया होता, वो भी इस प्रोसेस के दौरान साइकोलॉजिकली इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो बस जान छुड़ाने के लिए, उस माहौल से निकलने के लिए वो गलत कन्फेशन दे देते हैं। वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में आके गिल्टी प्लीड कर लेते हैं। स्पेशली जो जुवेनाइल्स हैं या जो ऐसे लोग हैं जो इंटेरोगेटर वाली सेम ज़बान नहीं बोलते, या जो ऐसे लोग हैं जिनको कोई मेंटल डिसेबिलिटीज़ हैं, जिनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी थोड़ी कम है। ये देखें, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो कि जिनको बातचीत में थोड़ी मुश्किल होती है, ठीक है। अब अगर ऐसा बंदा इंटेरोगेटर को टकरा जाएगा तो इंटेरोगेटर को तो यही लगेगा कि ये नर्वस हो रहा है, ये घबराया हुआ है, या ये झूठ बोल रहा है, ये कोई चीज़ छुपा रहा है। तो देखें, ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक पुलिस को या इंटेरोगेटर को कंफर्म ना हो जाए कि जी ये सस्पेक्ट गिल्टी है, ठीक है, उससे 100% श्योर हो जाए, उसके बाद ही वो रेड टेक्निक को उस पर अप्लाई करें। क्योंकि देखें, हाई चांसेस हैं कि अगर वो इनोसेंट्स पे भी ये टेक्निक अप्लाई करेगा तो इनोसेंट्स भी उस परेशानी में आके, घबराहट में आके, एंग्जाइटी में आके, पैनिक करके फॉल्स कन्फेशंस दे दें। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि इस टेक्निक में कोई मसला नहीं है, ठीक है, बल्कि उन लोगों में मसला होता है जिनको इस टेक्निक को सही तरह से इस्तेमाल करने नहीं आता, जो इस टेक्निक का मिसयूज़ करते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो इंटेरोगेटर्स हों, जो इन्वेस्टिगेटर्स हों, वो प्रॉपरली ट्रेंड हो, ठीक है, वो उस टेक्निक का मिसयूज़ ना करें। अब वो किस तरह से मिसयूज़ होता है, देखिए, हमने सबसे पहले ये समझना है कि इंटेरोगेशन का, इन्वेस्टिगेशन का मेन मकसद क्या होता है। उसका मेन मकसद ये होता है कि जी एविडेंस गैदर किया जाए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए, ताकि पता लगाया जा सके कि ये सस्पेक्ट गिल्टी है कि नहीं, ठीक है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी बस केस क्लोज़ करना है, केस ख़त्म करना है तो बस फ़ौरन से किसी को पकड़ के जेल में डाल दिया जाए। क्योंकि देखिए, अगर ये वाला एटीट्यूड होगा तो जो इनोसेंट सस्पेक्ट्स भी होंगे, देयर आर चांसेस कि वो भी फॉल्स कन्फेशंस दे देंगे, वो भी साइकोलॉजिकल प्रेशर में आके गिल्टी प्लीड कर लेंगे। अच्छा, रेड टेक्निक के अलावा और भी बहुत सारी इंटेरोगेशन की मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि एक है मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन टेक्निक। अब इसमें क्या होता है, देखिए, मिनिमाइजेशन टेक्निक में ये होता है कि सस्पेक्ट को ऐसा फील कराया जाता है कि उसका जो क्राइम है वो बहुत छोटा क्राइम है, बहुत ही मामूली सा क्राइम है। तो सस्पेक्ट जब ये बिलीव करने लग जाता है कि वाकई उसका क्राइम बहुत ही मामूली सा है, बहुत ही छोटा क्राइम है और इस पर मुझे सज़ा भी बहुत मामूली सी मिलेगी, तो वो फ़ौरन कन्फेस कर लेता है। और मैक्सिमाइजेशन इसकी ऑपोजिट होती है। इसमें ये होता है कि उसके क्राइम को ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बना के दिखाया जाता है, जिसकी वजह से वो डर जाता है। इसमें सस्पेक्ट को ये बिलीव कराया जाता है कि तुम्हारे क्राइम की जो सज़ा है वो बहुत ही हार्श है, एक्सट्रीमली सीवियर है, जिसके नतीजे में तुम बहुत ज़्यादा सफ़र करोगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचेगी। लेकिन अगर तुम कन्फेस कर लेते हो, अपना जुर्म कबूल कर लेते हो, तो तुम्हारी जो सेंटेंस है वो लीनियंट हो सकती है, तुम्हारी जो सेंटेंस है वो कम हो सकती है, तुम्हें लाइटर पनिशमेंट मिल सकती है। और इसके अलावा एक टेक्निक ये भी है कि जो इंटेरोगेटर है वो एविडेंस को लेके झूठ भी बोल सकता है। मिसाल के तौर पे, हमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिल गए हैं, हमें तुम्हारा डीएनए वहाँ पे मिला है। आई विटनेसेस हैं जिन्होंने तुम्हें ये क्राइम कमिट करते हुए देखा था। अब हो सकता है कि जी पुलिस को ना तो डीएनए मिला हो, ना फिंगरप्रिंट्स मिले हों, ना ही उन्हें कोई आई विटनेस मिला हो। और देखें, बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब
दो पार्टनर इन क्राइम पकड़े जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं जो कि एक क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, तो उन सारे लोगों को अलग-अलग रूम्स में बिठाया जाता है और उसके बाद सबसे ही झूठ बोला जाता है कि तुम्हारा जो पार्टनर है उन्होंने कन्फेस कर लिया है और उन्होंने ये बताया है कि जी ये सारा जो प्लान है वो तुम्हारा प्लान था, ये सारा तुम्हारा आइडिया था। तो इसके नतीजे में फिर वो सस्पेक्ट बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और इस दौरान फिर वो इंटेरोगेटर उसे ऑफर करता है कि जी अगर तुम कोऑपरेट करोगे, अगर हमें हेल्प करोगे तो हम तुम्हारी जो पनिशमेंट है उसको लीनियंट कर देंगे या एक तरह से हम तुम पे हल्का हाथ रखेंगे। और देखें, जब कोई सस्पेक्ट ये यकीन करने लग जाएगा कि जी वाकई उसके साथी ने दूसरे कमरे में इंटेरोगेशन के दौरान उसकी मुखबरी कर दी है, ठीक है, उसकी पोल खोल ली है, तो वो भी फिर उसके बारे में डिटेल्स देना शुरू कर देगा कि जी मेरा प्लान नहीं था, वो हकीकतन उसका प्लान था, उसका आइडिया था, मैं तो बिला वजह इस चक्कर में फंस गया हूँ। अब देखें, किसी का भी आइडिया हो, किसी का भी प्लान हो, ये चलें तीनों का ही प्लान हो, इस टेक्निक से ये तो रिवील हो जाएगा ना कि वो इस क्राइम में इन्वॉल्व थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, उन्होंने ये क्राइम कमिट किया है। यही मेन मकसद होता है, यही पता लगाना होता है। और इवन इफ अगर वो कन्फेस नहीं करते तो बाज़ औक़ात इंटेरोगेटर्स इस तरह की सिचुएशन में उनको डालने के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आइडिया लगा लेते हैं, एक अंदाज़ा लगा लेते हैं, जिसकी बेसिस पे इंटेरोगेटर को खुद को भी आइडिया हो जाता है कि जी ये बंदा इनोसेंट होगा या गिल्टी होगा, ठीक है ना। तो मुख्तलिफ़ किस्म के लाइज होते हैं। बाज़ औक़ात ये भी झूठ बोल दिया जाता है कि जी हमने इंटेरोगेशन रूम में जो कैमराज हैं उनको ऑफ़ कर दिया है, तो अब तुम हमसे खुल के बात कर सकते हो, ओपनली हमसे डिस्कस कर सकते हो। बाज़ औक़ात ये भी झूठ बोला जाता है कि जी हमने तुम्हारा लाई डिटेक्शन का टेस्ट किया है, ठीक है, और उसके थ्रू हमें पता लगा है कि तुमने हमें जितनी भी बातें बताई हैं वो सारी झूठ हैं। जिससे सस्पेक्ट को अगर उसने झूठ बोला होगा तो उसे लगेगा कि जी वाकई मेरा जो झूठ है वो उन्होंने पकड़ लिया है, तो अब मुझे सच बताना पड़ेगा। और उसी दौरान उसके साथ मज़ीद मेंटल गेम किया जा सकता है कि जी अगर तुम झूठ पे झूठ बोलोगे तो तुम और ज़्यादा ट्रबल में जाते चले जाओगे, तुम्हारे लिए और ज़्यादा मुसीबतें बढ़ जाएंगी। अगर तुम्हें 2 साल की सज़ा होनी होगी तो वो 4 साल की हो जाएगी, 5 साल की हो जाएगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो, हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हो। और इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन टेक्निक है, ये कहलाती है गुड कॉप बैड कॉप। इसमें क्या होता है, इसमें एक बंदा जो है वो प्रिटेंड करता है कि वो बैड कॉप है, ठीक है, वो बुरा बंदा है, जालिम बंदा है, और दूसरा बंदा ये प्रिटेंड करता है कि वो अच्छा इंसान है, वो सस्पेक्ट का बहुत ख्याल करता है, उसके दिल में सस्पेक्ट के लिए बहुत एहसास है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि अमूमन जो बैड कॉप होगा वो इंटेरोगेट पहले करेगा सस्पेक्ट को, ठीक है ना, वो सस्पेक्ट को इंटिमिडेट करेगा, उसके साथ बहुत ही एरोगेंटली बिहेव करेगा, उसे धमकाएगा, उसके साथ बदतमीजी करेगा और उसे इंसिस्ट करेगा कि वो गिल्टी है, उसे फोर्स करेगा कि वो कन्फेस करेगा। अब आम तौर पे क्या होता है कि इस तरह की सिचुएशन में जो सस्पेक्ट्स हैं अगर वो डर जाते हैं तो फिर वो कन्फेस कर लेते हैं, इस पॉइंट पे आके कन्फेस कर लेते हैं। लेकिन अगर वो कन्फेस नहीं करते तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक गुड कॉप एंटर होता है, वो आके सस्पेक्ट के साथ सिंपैथाइज करता है और हो सकता है कि वो आके बैड कॉप की बुराई भी करे कि उसे कोई हक नहीं था तुम्हारे साथ इस तरह की बदतमीजी करने का, ये कोई ठीक तरीका नहीं है, तुम्हारे भी कुछ राइट्स हैं, तुम्हारे भी कुछ हुकूक हैं, आखिर तुम भी एक इंसान हो। तो एक तरह से जब वो उसके साथ सिंपैथाइज करेगा और उसके साथ एक हमदर्दी शो करेगा तो जो सस्पेक्ट होगा वो थोड़ा सा काम हो जाएगा। और इसी दौरान हो सकता है कि वो गुड कॉप उसे बताए कि अगर वो कन्फेस कर लेता है तो उसकी जो पनिशमेंट है वो लाइट कर दी जाएगी, या हो सकता है कि उसको जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए, सिर्फ अगर वो कोऑपरेट करता है तो, वो कन्फेस करता है तो देखें यहाँ पे वो जो सस्पेक्ट है वो हो सकता है कि कॉन्ट्रास्ट की वजह से, कॉन्ट्रास्ट ऑफ बिहेवियर की वजह से वो अब गुड कॉप के साथ ज़्यादा आसानी से कोऑपरेट कर ले, उसके सामने कन्फेस कर ले। तो ये कुछ इंटेरोगेशन के हवाले से अलग अलग किस्म की टेक्निक्स हैं और इनके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करी, किस तरह से लोगों से इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए उसके बारे में बात करी, इंटरव्यूज़ के बारे में बात करी, इंटेरोगेशन के बारे में बात करी और इंटेरोगेशन की टेक्निक्स के बारे में बात करी। तो इन तमाम बातों के साथ आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।